प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के साथ की राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा। बागजान तेल कुएं की स्थिति और कोरोना संकट पर भी की चर्चा। पीएम ने दिया हर संभव मदद का आश्वासन। मुख्यमंत्री ने की अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक। कहा कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत ने स्वदेशी वैक्सीन बनाने की और तेजी से बढ़ाए कदम। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, हम जल्द ही इस महामारी पर हासिल करेंगे पूरी तरह से जीत। और कन्नौज में हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घटना पर मुख्यमंत्री ने जताया दुख। अधिकारियों को घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के दिए निर्देश। नमस्कार, मैं विजय श्रीवास्तव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से बात कर राज्य में बाढ़ के चलते उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने असम के पीएम से बागजान तेल कुएं में लगी आग को बुझाने के लिए किए जा रहे उपायों और कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों को लेकर जानकारी दी। आज सुबह पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री से फोन पर बातचीत की। सर्बानंद सोनोवाल ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने स्थिति को लेकर चिंता जताते हुए केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। साथ ही ये भी कहा है कि इस घड़ी में वो राज्य के लोगों के साथ हैं। असम में पिछले 2 से 3 दिनों से मूसलाधार बारिश में थोड़ी सी राहत मिली है, जिसकी वजह से बाढ़ की स्थिति में कुछ सुधार देखा जा सकता है। हालांकि राज्य के अभी भी 26 जिलों के 2678 गांवों में 27.5 लाख से भी अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ के कारण मारे जाने वाले लोगों की संख्या 79 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 3 और लोगों की जान चली गई है। राज्य भर में 290 राहत शिविरों में 47,465 लोग अभी भी शरण लिए हुए हैं। हालांकि अब जलस्तर में गिरावट देखी जा रही है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सहित इसकी कुछ सहायक नदियां अभी भी कम से कम 8 जिलों में कुछ क्षेत्रों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उधर बिहार में भी सभी प्रमुख नदियों के उफान पर रहने से राज्य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। बूढ़ी गंडक नदी की बाढ़ से मुजफ्फरनगर का एक गांव जलमग्न हो गया है। राज्य के 8 जिलों में 2,92,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में 11,000 से भी अधिक लोगों को निकाला जा चुका है। 7 राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 2,000 से भी अधिक लोग शरण लिए हुए हैं। लगभग 20,000 बाढ़ प्रभावित लोगों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए 27 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही हैं। अनेक परिवारों ने तटबंधों पर भी शरण ली हुई है। मुख्यमंत्री ने अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा बैठक की है। बैठक में उन्होंने कोविड-19 संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सभी जिला अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, नगर आयुक्त को नियमित बैठक करने के निर्देश देते हुए कहा है कि कार्य योजना बनाकर लागू करने से कोविड-19 के प्रसार को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि डोर टू डोर सर्वे, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, सक्षम सर्विलांस, अधिक से अधिक रैपिड एंटीजन टेस्टिंग के से कोविड-19 की मृत्यु दर को प्रभावी ढंग से कम किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अस्पतालों की साफ सफाई के साथ साथ समय समय पर सैनिटाइजेशन भी कराया जाए। बहुत आवश्यकता पड़ने पर ही लोग घर से बाहर निकलें। बाहर निकलने पर मास्क अवश्य लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि सभी जरूरतमंदों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके राशन कार्ड तत्काल बनाए जाएं और राशन भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए। सरकार ने माना है कि देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। पीआईबी की ओर से दिए गए एक ट्वीट में कहा कि यह सच है कि भारत में कोविड-19 के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार का ध्यान मामलों को प्रारंभिक स्तर पर पता लगाने और लोगों का जीवन बचाने पर है। ट्वीट में आगे कहा गया है कि दुनिया में कोविड-19 से सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका, ब्राजील, रूस, पेरू, चिली, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, यूके, ईरान, पाकिस्तान और स्पेन जैसे 11 देशों में भारत के मुकाबले 8 गुना अधिक मामले आए हैं।
इसके साथ ही इन देशों में भारत से 14 गुना अधिक मौतें भी हुई हैं। भारत में क्लिनिकल प्रोटोकॉल के तहत ट्रैकिंग और टेस्टिंग के जरिए मामले की शुरुआती पहचान पर ध्यान केंद्रित किया गया है। आईसीएमआर के मुताबिक अब तक कोविड-19 के लिए 1,37,91,869 नमूनों का परीक्षण किया गया है। पिछले 24 घंटों में 3,58,127 लोगों का परीक्षण किया गया है। इन सबके बीच भारत में रिकवरी रेट 62.86% हो चुका है, जबकि 6,77,422 मरीजों ने कोरोना को मात दे दी है। वहीं कुल सक्रिय मामलों में 3,73,379 है। अब तक इस महामारी की वजह से 26,816 लोगों की जान गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच भारत स्वदेशी वैक्सीन बनाने की ओर तेजी से अग्रसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके देश को जानकारी दी है कि स्वदेशी कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल सफलतापूर्वक चल रहा है। देश इस मामले में निर्णायक दौर में है। पिछले कई महीनों से कोरोना वैक्सीन के विकास के लिए जारी प्रयास के सकारात्मक संकेत मिलने लगे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही इस महामारी पर पूरी तरह से जीत प्राप्त कर लेंगे। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक इंसानों पर शुरुआती ट्रायल में साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल 2 चरणों में होगा। देश में 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट में ह्यूमन ट्रायल हो रहा है। इस दौरान सुरक्षा और स्क्रीनिंग पर जोर दिया गया है। हर डेटा पर आईसीएमआर के वैज्ञानिक नजर रख रहे हैं। केंद्रीय कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल इंडिया एक सशक्त माध्यम बनकर उभरा है। वीडियो लिंक के माध्यम से स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद शताब्दी स्मारक व्याख्यान में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में न्यायालयों ने कामकाज को आगे बढ़ाने के लिए डिजिटल का सहारा लिया है। आंकड़ों को देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने 7,800 केस, जबकि देश के हाई कोर्ट में 1,75,000 केस और सब ऑर्डिनेट कोर्ट में 7,34,000 मामलों की सुनवाई डिजिटल के माध्यम से की गई है। High courts have conducted 1,75,000 cases virtually. 1,75,000. Subordinate courts have conducted 7,34,600 cases. And Supreme Court has done 7,800 cases. तो अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी 7,34,600 केसेस वर्चुअल किए तो बड़ी बात है। डिजिटल पावर, वर्चुअल पावर भी है। लॉकडाउन के बाद देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिसके चलते सरकार ने अनलॉक प्रक्रिया अपनाकर सभी को राहत पहुंचाई है। लेकिन बरेली में व्यापारी वर्ग को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। समस्याओं से निजात दिलाने के लिए बरेली व्यापार मंडल से जुड़े व्यापारियों ने केंद्रीय मंत्री गंगवार से गुहार लगाई है। व्यापारियों का कहना है कि लॉकडाउन में पहले ही व्यापारियों की कमर टूट चुकी है और रोस्टर जारी होने से सिर्फ सप्ताह में 2 दिन ही दुकान खुल पा रही है। इससे कई समस्याएं पैदा हो गई हैं। व्यापारी संकट को जल्द दूर करने की समस्याओं से निजात दिलाने का प्रयास किया जाए। केंद्रीय मंत्री संतोष गंगवार ने व्यापारियों को भरोसा देते हुए कहा है कि कोरोना के सभी चीजें प्रभावित हुई हैं, व्यापारी और व्यापार भी प्रभावित हुआ है। व्यापारियों ने प्रशासन के साथ मिलकर कोरोना महामारी में अच्छी तरह से जिम्मेदारी निभाई है। वहीं उन्होंने व्यापारियों को यह भी आश्वासन दिया है कि उनकी समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। कि व्यापारियों ने अब तक जो कोऑपरेट किया है वो उसके लिए सभी व्यापारी बंधुओं को धन्यवाद है। इस महामारी के संदर्भ में प्रशासन ने जैसा भी स्वरूप चाहा व्यापारियों ने उस ढंग से सहयोग किया, पर व्यक्तिगत हम इस समस्या को देखते हैं कि व्यापारी अपना व्यापार भी चलाए, लोगों को असुविधा भी ना हो, और व्यापारी की अपनी समस्याएं भी जब हम सोचते हैं कि अगर 3-4 महीने व्यापार अगर बंद रहेगा तो क्या असुविधा होती है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। सारे व्यापारियों के लिए ये एक महत्वपूर्ण मौका अवसर है कि हर चीज़ का की बिक्री का तो पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक यही चलेगा। तो इसलिए हमने व्यापार मंडल के सारे लोग मिले थे और जिलाधिकारी से भी बात हुई थी हमारी, तो वो इस बात को समझते हैं। तो इसमें ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि किसी को असुविधा ना हो और सारा काम उसके हिसाब से चल सके। देखिए,
हम लोग बरेली के, हमें ये गौरव प्राप्त है कि माननीय संतोष गंगवार जी हमारे भारत के श्रम मंत्री हैं, बरेली के सांसद हैं और हम सब व्यापारियों के और सारी जनता के संरक्षक भी हैं। तो हम आज उनके पास उनकी शरण में ये आए थे, सारे व्यापारियों को लेकर के आए थे कि ये जो कोरोना की महामारी चल रही है ये वैश्विक महामारी है और इसमें शुरू से लेके अब तक व्यापारियों ने ही सबसे ज़्यादा सफ़र किया है और इधर आकर के सरकार ने भी 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन दिया है और हम लोग पूरी निष्ठा और ईमानदारी से उसका पालन कर रहे हैं। लेकिन 2 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन होने से पहले रोस्टर से बाज़ार खुल रहा था। अब चूंकि 2 दिन का ये लॉकडाउन आ गया है और इसका हम पालन कर रहे हैं, तो हमारी इच्छा, हमारी मांग ये है, हमारे व्यापारियों का ये कहना है कि पूरी बाज़ार जो है जो 5 दिन शेष रहते हैं उसमें हमें पूरा समय मिले, क्योंकि मार्केट का ये सिद्धांत है व्यापारी को जितना समय मिलेगा उतने समय में वो अपना कारोबार करेगा और लोग भी आएंगे, आसानी से खरीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के सपने को वाराणसी के एक युवा बीटेक अमित कुमार सिंह ने पूरा कर दिखाया है। अमित सिंह ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देने के लिए 50,000 रुपए की नौकरी छोड़ कोविड के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का निर्माण किया है, जो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। इस टनल में एक व्यक्ति को उसके सामानों के साथ 10 सेकंड में पूरी तरह सैनिटाइज किया जा सकता है और कोविड-19 के संक्रमण से बचाया जा सकता है। अमित कुमार सिंह ने कहा कि अगर फुल बॉडी सैनिटाइज टनल का उपयोग सरकारी कार्यालयों, बिल्डिंग, मॉल कॉम्प्लेक्स, मंदिर के एंट्री गेट पर किया जाए तो इससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने में बहुत मदद मिलेगी। इसके साथ ही अमित ने कहा कि वो खेतों में कम पानी के उपयोग की भी एक डिवाइस बनाने पर काम कर रहे हैं, जिससे खेतों में जरूरत के हिसाब से पानी दिया जा सकता है। वहीं इस टनल को लगाने वाले कोचिंग संचालक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि इस डिवाइस से लोगों का पूरी तरह शरीर कपड़े से सैनिटाइज हो जाता है, जिससे संक्रमण काफी कम होगा। कोरोना के संक्रमण जो इतनी तेजी से बढ़ रहा था और उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत लोकल टू वोकल बनाने के उद्देश्य से हमने भी मतलब फिर विचार किया कि क्यों ना इस कोरोना महामारी के कुछ रोकथाम के लिए हम भी कुछ इक्विपमेंट्स को बनाएं और उसी के अंतर्गत हमने ये फुल बॉडी सैनिटाइज टनल जो है बनाया हमने। हमारे ये अमित जी द्वारा निर्मित किया गया है फुल बॉडी सैनिटाइजर टनल है ये, और ये बहुत उपयोगी है और हमने इस विद्यालय में, इस कोचिंग संस्थान में इसको लगाया है और यहाँ पे जितने भी कर्मचारी आते हैं फुल सैनिटाइज होकर के आते हैं। दरअसल ये हाथों पे सैनिटाइज देने से सिर्फ हाथ सैनिटाइज होता है और हम लोगों ने इसकी ज़रूरत को समझा और पूरा बॉडी उसके साथ लगेज होता है, हेलमेट होता है, बैग्स होते हैं। इससे क्या है कि 10 सेकेंड के अंदर पूरा बॉडी सैनिटाइज हो जाता है और ये बहुत ही उपयोगी है। इससे संक्रमण का खतरा 99% तक कम हो जाता है। प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वालों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। प्रदेश भर में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों का नतीजा है कि कई लोग कोरोना को मात देकर पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। गाजियाबाद में मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत लगभग 60% तक पहुंच गया है। गाजियाबाद में प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों के टेस्टिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा मरीजों का पता चल सके और उनका सही वक्त पर इलाज किया जा सके। बीके शर्मा ऐसे ही कोरोना सर्वाइवर हैं जिन्होंने कोरोना को मात दी है और अब वो पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। देखिए, जब कोरोना की रिपोर्ट मेरे पास पॉजिटिव आई थी तो एक बार तो मन थोड़ा घबराया सा हुआ था, लेकिन मुझको जब सरकारी अस्पताल में ईएसआई में एडमिट कर दिया गया तो वहाँ पर जिला अधिकारी महोदय की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो बार बार फॉर्म मेरी सहानुभूति के लिए आ रहे थे, तो मेरा मनोबल बढ़ा और वहाँ पर किसी प्रकार का भी मुझे वहाँ पर परेशानी नहीं हुई। समय पर जलपान, नाश्ता, खाना पीना जो भी व्यवस्था थी सरकारी तरफ से वो सब मुझे मिलती रही। वहीं एक और कोरोना सर्वाइवर हितेश शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना के मरीजों को दी गई सुविधाओं में वो पूरी तरह संतुष्ट हैं और प्लाज्मा दान देकर बाकी मरीजों की भी मदद वो करना चाहते हैं। मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई थी, उस समय मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा था जब मुझे पता चला मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन जब मुझे हॉस्पिटल लेके जाया गया तो डॉक्टर्स ने वहाँ बहुत सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि आप ठीक हो जाएंगे जल्दी, आप परेशान ना हो। और 10 दिन मैं हॉस्पिटल में रहा, जिसके बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई।
कुछ ऐसा ही अनुभव भरत धामा का भी है। उन्होंने सभी से अपील की है कि मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करें और उचित दूरी बनाकर रखें। मुझे 24-25 में बुखार आया था, तो उसके बाद मैंने अपनी सैंपल दिया तो मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया। और उसके बाद मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। उधर जाके मुझे डॉक्टर्स ने मुझे हौसला बढ़ाया, तो मैं थोड़ा सा, और प्रशासन से मेरे पास कॉल भी आती रहती थी, और जो सरकार जो काम कर रही है बहुत बढ़िया काम कर रही है कोरोना वालों के लिए। और उसके बाद धीरे धीरे मैं ठीक होता गया, और एक हफ्ते बाद 10 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नेगेटिव आई और मैं अपने घर आ गया। घर आके मैं 10 से 12 दिन क्वारंटाइन रहा और मैं बिल्कुल फिट हूँ। और मैं एक ही चीज़ बोलना चाहता हूँ कि मास्क का यूज़ करें, सैनिटाइज यूज़ करें, ग्लव्स का यूज़ करें, और यदि सैनिटाइजर भी नहीं है तो साबुन का यूज़ करें। कन्नौज जिले से गुजरने वाले लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार प्राइवेट स्लीपर बस और जाइलो गाड़ी में भिड़ंत से 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 40 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में 13 को सैफई मेडिकल कॉलेज और 18 को कन्नौज मेडिकल कॉलेज, 4 को सौरीख सामुदायिक केंद्र इलाज के लिए भेजा गया है। 15 मामूली घायलों को प्राथमिक उपचार देकर छोड़ दिया गया है। घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख प्रकट करते हुए सभी घायलों को बेहतर इलाज देने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे कट 147 पर दरभंगा बिहार से फरीदाबाद जा रही स्लीपर बस और जाइलो कार में भिड़ंत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही उप जिलाधिकारी गौरव शुक्ला पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस कर्मियों ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को एम्बुलेंस से उपचार के लिए भिजवाया। एसडीएम गौरव शुक्ल ने बताया कि घटना में 5 लोगों की मौत हुई है। घायलों को उपचार के लिए अलग अलग भेजा गया है। घटना के कारणों की जांच चल रही है। देखिए, दरभंगा से फरीदाबाद जा रही थी बस, और रास्ते में यहाँ पर एक महिंद्रा जाइलो भी खड़ी हुई थी। तो यही बताया जा रहा है कि ड्राइवर को जबकि आने से ये महिंद्रा जाइलो लपड़ती हुई ये बस भी नीचे आ गई है। तो लगभग 42 आदमी इसमें बताए जा रहे हैं, जिसमें से 5 लोगों की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, जिसमें ड्राइवर भी शामिल है, और 18 लोग मेडिकल कॉलेज तिरवा भेजे गए हैं। बाकी 13 लोग मेडिकल कॉलेज पीजीआई सैफई भेजे गए, और उनमें 1 लोगों की हालत थोड़ी क्रिटिकल है, बाकी खतरे से बाहर बताए गए हैं। सभी का इलाज हो रहा है, पूरा देखा जा रहा है। बाकी यहाँ से कितने लोग सही सलामत हैं उनको दूसरी बस के माध्यम से भिजवाया जा रहा है। सर, हम लोग बस में सो रहे थे, बिहार से आ रहे थे, मधुबनी से। हम 30-40 आदमी थे। ये क्या है कि जो आवाज़ आई नहीं यहाँ आके, तो हम लोग आँख खोल के देखे तो ये बस पलटी दे रही थी। 3-4 पलटी के बाद हम लोग का बस सब पलट गया। हम लोग शीशे कांच तोड़ के बाहर निकले। ऊर्जा गंगा गैस पाइपलाइन परियोजना केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से किया था। लोगों को पीएनजी गैस मुहैया कराने और पेट्रोल पंपों तक सीएनजी गैस को सुगमतापूर्वक तक पहुंचाने की इस योजना पर वाराणसी में तेजी से काम जारी है। गौरतलब है कि इस परियोजना के तहत उत्तर प्रदेश से लेकर ओडिशा तक गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये रथ यात्रा से महमूरगंज का रास्ता है, रोड है। अभी चूंकि रात का समय है और काम यहाँ पे चल रहा है, जो गेल इंडिया जो काम कर रही है वाराणसी में गैस सप्लाई का, जिसमें ये पाइप लाइन बिछाई जा रही हैं। इसमें 2 तरह की पाइप बिछाई जाएंगी, जिनमें एक तो है जो गैस सप्लाई होता है पंप पे, जो हमारे जो वाहन चलते हैं उनके लिए सीएनजी गैस भराने के लिए ये रथ यात्रा से डीएलडब्ल्यू तक ये पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जिसमें कि गेल इंडिया काम कर रही है। और इसके साथ ही साथ दूसरी लाइन जो घरों में गैस सप्लाई होता है उसके लिए भी ये लाइन बिछाई जा रही है। चूंकि अनलॉकडाउन जब शुरू हुआ है उसके बाद ये लोग तेजी से इस पे काम कर रहे हैं, और रथ यात्रा से लेके जो पासपोर्ट ऑफिस महमूरगंज में है वहां तक की लाइन पे तेजी से काम चल रहा है। और हमारे साथ हैं ये मयंक शर्मा जी जो इस पे काम कर रहे हैं। ये लोग, ये क्या योजना, कितने दिन में आप लोग काम जो कर रहे हैं, कितने दिन तक? सर, ये 2 किलोमीटर जनवरी से स्टार्ट करा था, 2.5 महीने में हमने कंप्लीट कर दिया है 2 किलोमीटर। और 3,800 ये 4 किलोमीटर का लाइन है रथ यात्रा से डीएलडब्ल्यू।
लमसम सर ये बीच में लॉकडाउन की वजह से काम स्टॉप हो गया था। उसके बाद ये हमने 20 जून से काम लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं, जो हम 2 किलोमीटर लमसम 4 दिन बाद तक हम कंप्लीट कर देंगे इसको, जिसमें ये गैस पाइपलाइन के साथ साथ पंप वाला भी वो हो रहा है और जो घर पे जो गैस जा रही है उसका भी साथ के साथ पाइप डल रहा है। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, मामूरगंज, वाराणसी। पूरे देश में गिरते भूजल स्तर को बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 की 16 जुलाई से लगातार 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जाता है। इसी क्रम में चित्रकूट में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। जिले में रूफटॉप वाटर हार्वेस्टिंग, शोकपेट तालाब गहरीकरण, नए तालाबों का निर्माण, कुओं का जीर्णोद्धार कराकर भूजल स्तर को बढ़ाने की कवायद की जा रही है। विगत वर्षों में किए जा रहे प्रयासों से जिले का भूजल स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। सुनील कुमार, खंड विकास अधिकारी, ने बताया कि 16 जुलाई से 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के निर्देश के क्रम में 16 जुलाई से लेकर 22 जुलाई तक भूजल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। पिछले वित्तीय वर्षों में शासन के निर्देशानुसार जो हम लोगों ने अभियान चलाया, जल शक्ति अभियान, उसमें विकासखंड करवी, चूँकि मिशन वाटर कंजर्वेशन ब्लॉक था, यह डार्क जोन में चला गया था। गांव के अनेक हैंडपंप गर्मी के दिनों में सूख जाते थे, अनेक तालाब सूख जाते थे। पिछले वर्ष के अभियान से यह फ़ायदा हुआ कि इस साल हमें हैंडपंप ज़्यादा सूखे नहीं, गांव के लोगों को पानी मिलता रहा, तालाबों में पानी भरा रहा गर्मी में, और पशुओं को पानी उपलब्ध रहा, कृषि के लिए पानी उपलब्ध रहा। तो इस अभियान से काफ़ी सहायता मिली। भूगर्भ जल का स्तर लगभग काफ़ी ऊपर हुआ और हैंडपंप रिव्यूर में नहीं गए। और आपको बताते चले कि भूजल सप्ताह का जो उद्देश्य है वो यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जल का संचयन करें, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी या आने वाला समय, आने वाला भविष्य हम संवार सके और अपने जल की पूर्ति कर सके। फिर बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उन्नाव के किसान ने ड्रैगन फ्रूट उगाकर प्रदेश में आत्मनिर्भर भारत की एक नई कहानी लिखी है। उन्नाव बांगड़मऊ किसान विनोद कुमार गुप्ता ने अपने प्रयास और मेहनत के बल पर मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, इजराइल जैसे बाहरी मुल्कों में उगाए जाने वाले विदेशी और महंगा ड्रैगन फ्रूट उगाकर जिले में खेती किसानी की एक नई इबारत लिखी है। ड्रैगन फ्रूट इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के साथ ही किसानों को भारी मुनाफा देने वाली एक फसल है। इनकी इस पहल को देखकर उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने न सिर्फ इनको शुभकामनाएं दी हैं, बल्कि इनके इस ज्ञान को पूरे प्रदेश में दूसरे अन्य किसानों को प्रेरित करने वाला बताते हुए खेती में एक नए अध्याय को जोड़ने की बात भी कही है। जिले के अन्य लोगों ने भी खुशी जताते हुए ये कहा है कि विनोद कुमार गुप्ता से शहर के अब दूसरे लोग भी प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। सर, ये बड़े हर्ष और गौरव की बात है कि जनपद उन्नाव के दूरस्थ क्षेत्र बांगड़मऊ क्षेत्र के एक कृषक ने ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन अपने स्तर पर किया है। कल वे स्वयं जो फ्रूट की पहली फसल आई है उसको लेके आए थे और निश्चित रूप से ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसको हम लोग आगे राज्य स्तर पर भी उनकी इस उपलब्धि को ले जाएंगे। मैंने लगभग 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। ये फल इम्यूनिटी को बढ़ाकर मल्टी न्यूट्रिएंट है, एंटीऑक्सीडेंट एवं ब्लड शुगर में फ़ायदेमंद है। मुझे एक अलग प्रकार की खेती करने की इच्छा हुई। मैंने पाया कुछ फल हमारे हिंदुस्तान में न के बराबर उगाए जाते हैं, या फल विदेशों से इंपोर्ट होते हैं। तब मैंने ड्रैगन फ्रूट को यूट्यूब पर देखकर इसकी खेती। जनपद कानपुर देहात में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत काम कर रही स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मास्क बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। 164 स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत विभिन्न ब्लॉकों में महिलाएं मास्क और सिलाई का काम कर रही हैं। महिलाओं ने अब तक 16,257 मास्क तैयार कर लिए हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 2-2 मास्क उपलब्ध कराए जाएंगे। ये मास्क जिले के जिलाधिकारी, एसपी और प्रधानों समेत अन्य लोगों को बांटे जाएंगे। मास्क तैयार करने का काम तेजी से चल रहा है। इसके बचाव के लिए
सामाजिक दूरी और चेहरे को मास्क से ढकने पर जोर दिया जा रहा है। प्रदेश शासन ने मास्क लगाना प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य कर दिया है, लेकिन आबादी के हिसाब से सभी के लिए मास्क सुलभ कराना मुश्किल था। ऐसे में मेडिकल मास्क के स्थान पर खादी से बने मास्क को वरीयता दी जा रही है, ताकि हर एक वर्ग तक, हर एक व्यक्ति तक मास्क पहुंचाया जा सके। यहाँ पर हमारे साथ करीब 100 ग्रुप बने हुए हैं और ज़्यादातर महिलाओं को अगरबत्ती का ट्रेनिंग और कई तरह का ट्रेनिंग उनको दिया गया है। उसके साथ वो अपना काम कर रही हैं। इसके साथ साथ अभी जो वर्तमान सरकार है उसके साथ साथ समूह को, महिलाओं को मास्क बनाने का काम मिला हुआ है। तो हमारी महिलाएं बहुत खुश हैं और वो मास्क बना रही हैं और वो उम्मीद करती हैं कि इसी तरह हमें सरकार से काम मिलता रहे, तो वो अपने आत्मनिर्भर बन के और अपने परिवार का भरण पोषण करती रहेंगी। सरकार ने सोचा मशीनें दी, 5 मशीनें, उसी से मैं मास्क बनाने का काम कर रही हूँ। मेरे समूह में 14 महिलाएं हैं जो अपना काम जारी किए हुए हैं। हम महिलाएं हैं 10 लोग। ये जब से लॉकडाउन चला इससे ये मोदी जी के सरकार में ये मास्क बनने के लिए इसलिए हम लोगों की रोजी रोटी चलेगी। समूह की ओर से हमें बहुत लाभ मिला है। लॉकडाउन के पहले हम लोग बहुत परेशान थे, मास्क का काम हम लोगों को मिला, इससे हमें मदद मिलेगी। इस लॉकडाउन में मान लो बहुत दिक्कतें आई, समस्या थी, मान लो हर चीज़ की दिक्कतें थी, राशन पानी के लिए और कोई भी आमदनी भी नहीं थी, इस वजह से दिक्कत थी। अब ये लॉकडाउन के अंदर ही ये मास्क बनाने का काम आया है जो हम लोग कर रहे हैं और इसका जो है हमें पैसा मिलेगा और हमें धन्यवाद करना चाहिए मोदी जी का जो हमको ऐसा काम घर बैठे मिला है। और बुलेटिन में अब आइए बात करते हैं मौसम की। प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश हुई और अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की अभी भी संभावना है। साथ ही मौसम विभाग का अनुमान है कि किन्हीं किन्हीं स्थानों पर भारी से ज्यादा बारिश भी हो सकती है। जनपद बलरामपुर में सुबह से दोपहर बाद तक रुक रुक कर बारिश से लोगों को एक हफ्ते से पड़ रही उमस भरी गर्मी में राहत मिली है। हालांकि सुबह से ही बरसात शुरू हो जाने से लोगों को थोड़ी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। जिले में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ साथ धान के खेतों को भी फायदा पहुंचा है। बलराम जिले के तराई क्षेत्र में कई पहाड़ी नालों में बरसात से उफान के कारण लोगों को परेशानी का भी सामना करना पड़ रहा है। लगभग आधा दर्जन गांवों और नालों को बाढ़ का पानी का असर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के नाम अपने संबोधन में लोकल फॉर वोकल का असर मेरठ में दिखने लगा है। इस बार जिले के रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर तैयारियां जोरों पर हैं, जिसमें स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों का असर साफ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री के संदेश से प्रभावित होकर मेरठ की ममता गर्ग ने इस बार रक्षाबंधन पर राखियों और जन्माष्टमी के त्योहार के लिए भगवान के झूले, सिंहासन और वस्त्रों को अपने हाथों से बनाने का निर्णय लिया है। उन्होंने इस कार्य में अपने आसपास की महिलाओं को भी रोजगार दिया है। ममता गर्ग ने बताया है कि वे प्रधानमंत्री के संदेश स्वदेशी अपनाओ और स्थानीय वस्तुओं को प्रमोट करके रोजगार देकर देश को आत्मनिर्भर बनाओ से प्रभावित हुई हैं और उन्होंने राखियां बनाने का काम शुरू किया है। इस बार लोग भी प्रधानमंत्री के संदेश से प्रभावित होकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के लिए राखी और भगवान के लिए पोशाक हस्तनिर्मित खरीद रहे हैं। उनका मानना है कि वो भी अपने प्रधानमंत्री के साथ हैं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देसी चीजें अपना रही हैं। देश को आत्मनिर्भर बनाने में वो मदद भी कर रहे हैं। पर प्रधानमंत्री जी का जब मन की बात कार्यक्रम सुना और देश के नाम संदेश सुना, उसमें प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहिए हमें और लोकल फॉर वोकल, ये संदेश सुना। उसके बाद मैं काफ़ी समय से अपना काम कर रही हूँ। ज़्यादातर मैं हैंडमेड चीज़ें बनाती हूँ, पर इस बार जब उनकी बात सुनकर मैंने ठान लिया कि अब हमें देश में ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बनानी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना है। तो अभी राखी का त्यौहार और जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है। लॉकडाउन के दौरान ही मैंने काफ़ी तैयारी इसकी करवाई। कुछ लोगों को, कुछ महिलाओं को तो मैंने अपने घर पर और शॉप पर बुलाकर काम करवाया, बाकियों को मैंने घर पर ही उनके रोज़गार दिया, घर पर बनाने का सामान दिया, जिससे कि वो घर से तैयार कर करके सामान यहाँ पर लेकर आते थे। मतलब अब हमने खुद हैंडमेड करी हुई चीज़ें, जो इंडिया में ही बनी चीज़ें, ताकि हमारे जो
बहन भाई हैं जो बेरोज़गार हो गए, इस टाइम उनको रोज़गार मिले ज़्यादा से ज़्यादा, तो उनकी बनी हुई चीज़ें खरीदें और दूसरे देशों पे जो हम निर्भर हो रहे हैं वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो। तो हमारी ऐसे एरिया में ही ममता भाभी हैं, इन्होंने जो इनका ज़्यादा इन्होंने भी जोर दिया है जो हैंडमेड आइटम्स पे दिया है। तो हमारी जन्माष्टमी आ रही है और रक्षाबंधन आ रहा है, तो इस पे अब मुझे भी पता चला कहीं से, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आया और इन्होंने काफ़ी अपना भी यूट्यूब पे डाला हुआ है कि यहाँ पे हैंडमेड सारा आइटम मिल रहा है। तो जितने भी यहाँ पर अब राखी देख लो और आपके सामने ये भगवान के जितने भी स्टैचू बने हुए हैं सब हैंडमेड बने हुए हैं। तो हमने अब कोशिश यही करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम हैंडमेड बनी, अपनी भारत की बनी हुई चीज़ें खरीद। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।